मेरा नाम रूपा है। मैं एक ज़िद्दी लड़की हूँ। मैं एक बहुत बड़ा कारोबार करती थी, खुद अपने दम पर, और अपने पति को अपने साथ घर जमाई बनाकर रखना चाहती थी। और आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बेहद खुश थी। कितने समय से मेरी यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती। और आज आखिरकार मैं भी पत्नी बन गई थी। 4 बार तो मेरी सगाई ही टूट गई थी और 2 बार शादी होते होते ख़त्म हो गई थी। सब लोग कहते थे कि मेरी शादी अब कभी नहीं हो सकती, लेकिन कहते हैं ना, जोड़े तो ऊपर से बनते हैं। और मेरे नसीब का हमसफ़र मुझे उस उम्र में आकर मिला था। वैसे तो 30 साल इतनी ज़्यादा उम्र नहीं होती, मगर हमारे परिवार में इसे बड़ी उम्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ लड़कों की तरह लड़कियों की शादी भी जवान होने पर ही की जाती है। और परिवार में मैं ही अकेली कुंवारी लड़की बची थी जो सबकी नज़रों में थी। यह शादी पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी और मैंने शादी से पहले अपने पति की शक्ल नहीं देखी थी। मैंने माँ को यह अधिकार दे रखा था कि वह मेरे लिए लड़का पसंद करे। पहले जो भी मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं इस बार भी मेरी शादी ना टूट जाए। और जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। और अब मेरा पति कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने खुशी खुशी कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई थी। मैंने घूंघट लिया हुआ था। जब उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह बहुत ही जवान लड़का था। मुझे अपनी माँ पर बहुत प्यार आने लगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना ही हैंडसम लड़का ढूंढा है। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक मेरा पति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तो वह मुझे कमरे से बाहर जाने का इशारा करने लगा, चिल्लाते हुए कहने लगा, प्लीज़ इस कमरे से निकल जाओ। मैं आपके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में मेरी कोई बेइज्जती हो। लोग तो वैसे भी मौके की तलाश में रहते हैं, और अगर मेरे पति की यह चीखें घर वालों तक पहुंच जाती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैंने इसे शांत होने को कहा और खुद कमरे से बाहर आ गई। मैंने यही सोचा कि वह बेचारा इतना जवान है और शायद इस शादी के लिए अभी तैयार नहीं है, इसलिए उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। धन्यवाद इस बात का था कि उस वक्त घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मेहमान तो सभी होटल से ही विदा हो चुके थे और मेरी माँ भी मेरे दूसरे भाई के घर चली गई थी। असल में मुझे बचपन से ही अकेले रहने की आदत थी। इसी वजह से कोई भी लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रहा। अब भी इस घर में मैं और मेरा पति अकेले ही थे। मैंने सोचा कि मुझे उसे थोड़ा समय देना चाहिए, इसलिए लगभग आधे घंटे बाद जब मैं फिर से कमरे में गई तो वह सो रहा था। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, वह अचानक से हड़बड़ा कर उठ गया और फिर से चिल्लाने लगा। वह बार बार मुझे कमरे से निकल जाने को कह रहा था। मुझे डर हुआ कि अगर उसने इसी तरह चिल्लाना चीखना जारी रखा तो पड़ोस के लोग ना आ जाएं, इसलिए मैं सब्र का घूंट पीकर बाहर चली गई। वह रात मैंने हॉल में सोफे पर सोते हुए बिताई। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा था, लेकिन सुबह उठते ही मैंने अपने गुस्से को ठंडा कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मामला और बिगड़ जाए। मैं इस मामले को प्यार और नरमी से हल करना चाहती थी कि उन्होंने मुझे रात को कमरे से बाहर क्यों निकाला। सुबह मैंने उनसे प्यार से पूछा कि उन्होंने रात को ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुप थे। मुझे लगा कि शायद वह अपनी गलती पर शर्मिंदा है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। हमने शादी और रिसेप्शन की रस्में एक ही दिन कर ली थी, इसलिए किसी भी दोस्त या रिश्तेदार के आने की उम्मीद ही नहीं थी। घर में बस मुझे और मेरे पति को ही रहना था। मैंने अपने रोज़मर्रा के अनुसार घर की सफाई की और उनके लिए खाना बनाया। यह सब मैंने इसलिए किया ताकि उन्हें यह एहसास दिला सकूं कि मैं एक अच्छी पत्नी और अच्छी इंसान हूं। मुझे यकीन था कि वह मेरे बारे में जो भी गलतफहमियां अपने दिल में रखे हुए हैं वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। सारा दिन अच्छा गुजरा, लेकिन रात को जैसे ही मैं उनके करीब जाने लगी, उन्होंने फिर से वही कल वाली हरकत की और ज़ोर से चिल्लाने लगे, मेरे कमरे से निकल जाओ, मेरे पास मत आओ। आखिर उन्हें मुझसे क्या समस्या थी? शायद यह शादी उनकी मर्ज़ी से नहीं हुई थी। अचानक मेरे दिल में शक ने जगह बना ली, लेकिन जब मैंने माँ से पूछा था कि क्या उन्होंने लड़के की रजामंदी ली थी, तो माँ ने यही कहा था कि हाँ, लड़की और उसके परिवार वाले दोनों इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। तो फिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था? उस रात भी मुझे कमरे से बाहर निकालकर हॉल में सोना पड़ा। जब तक नींद नहीं आई, मैं यही सोचती रही, उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? अगर कोई बात थी या कोई समस्या थी तो वह मुझे बता सकता था, लेकिन इस तरह मुझे बेइज्जत करके कमरे से बाहर निकालने का उसे कोई हक नहीं था। मैं तो सिर्फ मोहल्ले वालों की वजह से चुप थी, वरना मेरा दिल तो यही कर रहा था कि मैं भी उस पर चिल्लाऊं।
और उसे खूब सुनाऊं। मैं खुद को सब्र और सहनशीलता का पाठ पढ़ा रही थी। सुबह हुई, मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया। वह खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर आकर मेरे साथ नाश्ता करने लगा। उसके व्यवहार को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह रात को बिल्कुल अलग इंसान बन जाता है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद वह अभी नादान है और इस रिश्ते की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। मुझे उसे प्यार और धैर्य से संभालना होगा। अगर मैंने भी गुस्सा दिखाया तो बात बिगड़कर घर टूटने तक पहुंच सकती है, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। पहले भी लोग यही करते थे कि मुझे घर बसाना नहीं आता था, और अगर इस बार भी मैंने गुस्से में आकर कोई कदम उठाया होता तो कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। हमेशा की तरह सब यही कहते कि इस बार भी गलती मेरी ही है, जबकि किसी को यह नहीं पता कि मेरा पति मेरे साथ क्या कर रहा है। आखिर शादी इंसान दिमाग की शांति और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही तो करता है, और जब उसे ही सब कुछ ना मिले तो फिर इस रिश्ते में बंधे रहने से क्या फ़ायदा। मैंने अपने पति को प्यार और धैर्य से हर तरह समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने तीसरे दिन भी मेरे साथ वही व्यवहार किया। वह मुझे अपने करीब तक नहीं आने देता था और ना ही छूने की इजाज़त देता था। मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं उसकी इज्जत करती थी और कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती थी, लेकिन उसे भी तो मेरी भावनाओं और मेरे एहसासों की परवाह होनी चाहिए थी। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं यही सोचती रही कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, इस समस्या का क्या हल निकालना चाहिए, और यह सब कब तक चलता रहेगा। रात के 12 बजे का समय था जब अचानक मुझे उसके कमरे से किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान हो गई कि वह इस वक्त किससे बात कर रहा है। कमरे में तो कोई भी नहीं था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होगा, लेकिन किससे? रात के इस वक्त कोई अपने माँ बाप या भाई बहन से तो बात नहीं कर सकता, तो फिर वह किससे बात कर रहा था? मैं शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके मेरे साथ किए गए बर्ताव की वजह से मेरे दिल में शक पैदा होने लगा। सुबह होते ही वह मुझे कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई दिया। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, मेरे दोस्तों ने गाड़ी भेज दी है, मैं जा रहा हूँ। मैंने देखा तो वाकई दरवाजे के सामने एक कार खड़ी थी जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ था। पलक झपकते ही वह गाड़ी में बैठकर चला गया और मैं देखती ही रह गई। उसका व्यवहार, उसके हर समय फ़ोन पर लगे रहने की आदत, यह सब मुझे यही बता रहा था कि वह मेरे साथ शादी करके खुश नहीं है और शायद किसी और को पसंद करता है। तभी तो वह रोज़ मुझे कमरे से बाहर निकाल देता है। मैं भी रोज़ रोज़ के इस झंझट से परेशान हो चुकी थी। अब मेरी सहनशक्ति भी ख़त्म होती जा रही थी। शादी को पूरा एक हफ्ता हो चुका था और अब तक उसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह अपने दोस्तों के घर से वापस आया तो बहुत खुश लग रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह सब देखकर मेरा खून खौलने लगा, क्योंकि शादी के इस पूरे हफ्ते में उसने कभी मेरे साथ इस तरह हंसकर बात नहीं की थी और ना ही कभी मेरे साथ बाहर जाने की इच्छा बताई थी। अब सवाल यह था कि वह सच में अपने दोस्तों के पास गया था या किसी और से मिलने। दोपहर का समय था और वह अभी तक अपने कमरे में था। मैंने सोचा कि अब मुझे उससे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि आखिर वह चाहता क्या है। जैसे ही मैं उसके कमरे में दाखिल होने ही वाली थी, मैं अपना नाम सुनकर रुक गई। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और बातचीत मेरे ही बारे में हो रही थी। मैं ध्यान से सुनने लगी। वह कह रहा था, मैं तो उसे अपने पास भी नहीं आने देता। 1 हफ्ता हो गया है, मैं उसे रोज़ कमरे से बाहर निकाल देता हूँ। तुम इससे अंदाज़ा लगा लो कि उसकी मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। यह सब सुनकर मेरी सहनशक्ति जवाब दे गई, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था कि वह अपनी किसी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा है। अब मैं खुद को और ज़्यादा धैर्य और सहनशीलता का पाठ नहीं पढ़ा सकती थी। गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पास रखा एक डंडा उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गई। वह मुझे डंडे के साथ कमरे में आता देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, आप यह क्या कर रही हैं? इसे क्यों लेकर आई हो? तो मैंने कहा, बस अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे पति होकर मुझसे बेवफाई कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकती। यह कहकर मैंने उसकी पिटाई शुरू कर दी। वह चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे उस पर दया नहीं आई। आखिरकार उसने भी तो 1 हफ्ते तक मुझे दर्द में रखा था। अब मैं क्यों उस पर रहम करती जो मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसकी अच्छी तरह से पिटाई की और फिर खुद कमरे से बाहर आकर हॉल में बैठ गई। मैंने अपना सर हाथों में थमा लिया, क्योंकि मुझे उस समय यह समझ नहीं आ रहा था कि मैंने सही किया या गलत। कितनी देर इसी सोच में गुजार दी। फिर अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने देखा, दरवाज़ा खोला और माँ को देखकर मेरी जान निकल गई। अगर माँ को पता चल जाता कि मैंने अपने पति पर हाथ उठाया है तो मेरी
खैर नहीं थी, लेकिन असली झटका तब लगा जब मैंने माँ के साथ एक लड़के को खड़ा देखा। यह माँ किस लड़के को अपने साथ लेकर आई थी? मैंने उलझन में माँ की तरफ देखा और अभी मैं कुछ पूछने ही वाली थी कि माँ ने जो कहा उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे कानों से धुआं निकल रहा हो। माँ बोली, मैं जानती हूँ कि असल में तुम्हें अपने पति को मनाकर लाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि यह काम मैं ही कर दूँ, क्योंकि तुम्हारे मूड का तो कुछ पता ही नहीं चलता कब तुम क्या करने वाली हो। मैंने चौंक कर माँ को देखा। यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह कैसी बातें कर रही है और इसका मतलब क्या है कि वह मेरे पति को मनाकर लेकर आई है। मैंने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें एक तरफ ले जाकर धीरे से पूछा, माँ, यह तुम किस लड़के को लेकर आई हो और क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ कहने लगी कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो अपने पति को नहीं पहचान रही हो। अरे, मैं मानती हूँ कि शादी वाले दिन उसने थोड़ा पहनावा किया हुआ था और यह बिना पहनावे का है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि तुम उसे पहचानो ही नहीं। तुम्हें तो पता है कि यह उसके घर की रस्म थी कि शादी के 10 दिन बाद मुंह दिखाई होती है, तो यह शादी के तुरंत बाद ही अपने घर वालों के साथ वापस चला गया था और अब मैं इसे ले आई हूँ। सोचा था तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँ, मगर मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए उसे लेकर तुम्हारे घर आ गई। मैंने हैरानी से पूछा, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि यह लड़का जो आपके साथ आया है यह मेरा पति है? माँ ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो लगता है सच में ख़राब हो गया है जो अपने पति को ही नहीं पहचान रही हो। हाँ, यह तुम्हारा पति ही है। मुझे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ कि यह माँ क्या बात कर रही थी। अगर यह मेरा पति है तो वह कमरे में कौन है जिसे अभी अभी मैंने पीटा था? मैंने तुरंत दौड़ते हुए कमरे में जाकर देखा तो वहाँ मुझे एक और झटका लगा, क्योंकि कमरे में तो कोई था ही नहीं। मैं तो पागल ही हो गई। मैंने कमरे और वॉशरूम सहित घर का हर कोना छान मारा, मगर उस लड़के का कोई पता नहीं था जो एक हफ्ते से मेरा पति बनकर मेरे साथ रह रहा था। माँ और वह लड़का जो खुद को मेरा पति कह रहा था, दोनों हैरानी से मेरी हरकतें देख रहे थे कि मुझे क्या हो गया है और मैं क्या कह रही हूँ। अगर मैं इन दोनों को सब कुछ बताती जो मेरे साथ उस एक हफ्ते में हुआ था तो शायद वे दोनों यकीन ही नहीं करते और यही समझते कि मेरा दिमाग सच में ख़राब हो गया। अब तुम जानो और तुम्हारा पति जाने और तुम लोग अपना घर बार खुद संभालो। मैं तो वापस जा रही हूँ, बस इसे ही छोड़ने आई थी। मुझे इस सच्चाई का स्वीकार करने में बहुत परेशानी हो रही थी कि यह अनजान लड़का मेरा पति है। बार बार वही लड़का याद आ रहा था जो पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ था और अब अचानक से गायब हो गया था, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। जो भी मेरी कहानी सुनता उसे मेरा भ्रम ही मानता, मगर मैं जानती थी कि यह मेरा भ्रम नहीं है। जाने वह लड़का कौन था और किस इरादे से एक हफ्ते तक मेरे साथ रह रहा था और अचानक कहाँ गायब हो गया, उसका कोई पता भी नहीं था। मुझे अभी इस लड़के पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में मेरा पति है, लेकिन जाहिर है मेरी माँ गलत तो नहीं हो सकती थी। उन्होंने ही मेरे लिए लड़का पसंद किया था और वह अच्छी तरह जानती थी कि मेरी शादी किससे हुई है। मेरा पति मुझे लगातार गहरी सोच में डूबा देखकर पूछने लगा, सब ठीक है? आप कुछ परेशान लग रही हो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब वह मुझे शिकायती लहजे में कहने लगा, आपने इन 10 दिनों में एक बार भी मुझे कॉल नहीं की और ना ही मुझसे मिलने आई। मैंने उससे पूछा, यह तुम्हारे यहाँ की कैसी अजीब रस्म है? मैंने तो कभी ऐसी रस्म के बारे में ही नहीं सुना। मेरा पति जवाब में मुझे रस्म की सारी बातें बताने लगा, लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ था ही कहाँ। मैं तो उस लड़के के बारे में ही सोच रही थी जो एक हफ्ते तक मेरा पति होने का नाटक करता रहा और अब गधे की सींग की तरह गायब हो गया। खैर, मैंने किसी तरह इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि वह मेरा पति नहीं था, बल्कि यह लड़का ही मेरा असली पति है। यह एक सीधा साधा और समझदार लड़का था जो मेरा बहुत ख्याल रखता था। कुछ समय तक तो मैं भूल ही गई कि मेरी ज़िंदगी में उससे पहले भी कोई और आ चुका था। वह लड़का और उसका वह धोखा मैंने सब भुला दिया था, लेकिन फिर एक दिन मैंने उसे दोबारा देख लिया। मैं अपने पति के साथ बाज़ार में ख़रीदारी कर रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे सामने वाली दुकान पर वही लड़का खड़ा है। पहले तो मुझे ये अपनी आँखों का धोखा लगा, लेकिन जब मैंने दोबारा गौर से देखा तो वही था। उसे देखकर ही मुझे फिर से सब कुछ याद आने लगा। मुझे सब्र नहीं हुआ और मैं अपने पति को वहीं छोड़कर उस दुकान की ओर बढ़ गई। उस लड़के ने भी मुझे देख लिया था, इसलिए वह तुरंत वहाँ से भाग गया। उसके भागने से मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, वह वही था। मेरे पति ने आवाज़ लगाई और मुझे बुला लिया। वह गिर गया था। मैंने उस लड़के का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया और तुरंत अपने पति की ओर भागी। उसके पैर में मोच आ गई थी।
मैं उसे लेकर घर आ गई। घर पहुंचने के बाद उसने मुझे पूछा, आप किसी लड़के के पीछे भाग रही थी? मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब दूं। मैंने बात को टालते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ऐसा लगा जैसे वह मेरा कोई जानने वाला दोस्त है, इसलिए मैं उसके पीछे जाने लगी थी। मैंने अपने पति को तो किसी तरह समझा दिया, लेकिन मेरा दिमाग लगातार उसी लड़के के बारे में सोचता रहा जिसका नाम तक मुझे पता नहीं था। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि उस लड़के का मेरे घर आकर एक हफ्ते तक रहना किसी गहरी साजिश का हिस्सा था, वरना कोई अनजान लड़का जो मुझे जानता तक नहीं है वो कैसे मेरे साथ एक छत के नीचे एक हफ्ते तक रह सकता है। कुछ दिनों तक वह लड़का मेरे जहन पर छाया रहा, लेकिन उस दिन के बाद वह मुझे कभी नज़र नहीं आया, तो मैंने भी उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने मुझे अपनी शादी का निमंत्रण भेजा। मैं अपने पति के साथ उसकी शादी में गई, लेकिन जैसे ही मैंने दूल्हे को देखा ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। दूल्हे की जगह वही लड़का था। इससे पहले कि पंडित जी शादी की रस्में शुरू करते, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसकी रंगत उड़ गई, उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। मैंने अपने दोस्त से कहा, शादी से पहले जरा मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं अपनी दोस्त को उस लड़के की असलियत बताना चाहती थी। जैसे ही हम दोनों कमरे में पहुंचे, वह लड़का भी दौड़ता हुआ पीछे आ गया। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मेरा घर बसने से पहले मत उजाड़ो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी किया वह गलती थी। मैंने उससे कहा, मुझे सब सच सच बता दो कि तुम मेरे घर किस नियत से आए थे और वह सब नाटक करने का मकसद क्या था। वह कहने लगा, मुझे तुम्हारे एक कारोबारी दोस्त ने तुम्हारा पति बनकर तुम्हारे घर भेजा था। तुम्हारी माँ ने उसे बताया था कि वह तुम्हें यह सूचना दे दे कि वह तुम्हारे पति को एक हफ्ते के लिए उसके घर भेज रही थी, लेकिन तुम्हारे उस दोस्त ने एक योजना बनाई और मुझे तुम्हारा पति बनकर तुम्हारे घर भेज दिया। उसने कहा उसका प्लान यह था कि एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारे लैपटॉप में मौजूद सारे कारोबारी राज हासिल कर लूँ। इसलिए मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देता था, क्योंकि मैं तुम्हारा पति नहीं था। उस एक हफ्ते में मैंने वही किया जैसा उसने मुझे करने को कहा। मैं फ़ोन पर भी उसी से बात करता था। मेरा प्लान यही था कि तुम्हारे पति के आने से पहले ही मैं इस घर से चला जाऊं। जिस दिन तुमने मुझे मारा था उस दिन भी मेरा यही इरादा था। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और कुछ ही देर में घर छोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी तुमने मुझे मारना शुरू कर दिया था। उसी दौरान मुझे उसने कॉल की और बताया कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा पति घर पहुंच चुके हैं, तो मैं जल्दी से छत के रास्ते वहां से भाग गया। मैंने यह सब पैसों के लिए किया था, क्योंकि तुम्हारे उस दोस्त ने मुझे इस काम के बदले इतने पैसे दिए थे कि मैं अपना घर तैयार कर सकूं और अपनी शादी के लिए अपने मंगेतर के घर वालों को मना सकूं। जब मैंने उससे मेरे दोस्त का नाम पूछा तो उसने मेरे सबसे करीबी और बचपन के दोस्त का नाम लिया, वह दोस्त जिस पर मैं आँख मूंद कर भरोसा करती थी। मैंने सपने में भी यह ख्याल नहीं आया था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगी और मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी घटिया चाल चलेगी। मेरी वही दोस्त जिसकी शादी हो रही थी, वह यह सब सुनकर दंग रह गई। वह लड़का रोते हुए कहने लगा, मैंने यह सब सिर्फ अपनी शादी को बचाने के लिए किया, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मेरे दोस्त से उस लड़के ने माफ़ी मांगी और उस लड़के ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो होना था वह तो हो गया, इसलिए मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। कुछ देर बाद उसकी शादी बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई। मेरे पति को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था और मैं उसे यह सब बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती थी। जो होना था वह हो गया, लेकिन मुझे एक सबक ज़रूर मिल गया कि अब से मैं अपने उस दोस्त पर कभी भरोसा नहीं करूँगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।